हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लैशबैक। और पिछले हफ्ते आपने सुना कपिल देव के इंटरव्यू का पार्ट 1। आज हम आपको सुनवाएंगे उसका पार्ट 2। आगे बढ़ें उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत और अच्छे बेहतरीन इंटरव्यूज़ जो मैंने विगत में पास्ट में किए थे उनको सुनवाएंगे, कुछ नए इंटरव्यूज़ भी सुनवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो सुनिए कपिल देव के इंटरव्यू का पार्ट 2, जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बात की है और अपनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कुलीग्स के बारे में बताया, अपने टेम्परामेंट, अपने सोच, अपने खेलने के अंदाज के बारे में चर्चा की है। हमारे साथ आज हैं द वन एंड ओनली कपिल देव, डैशिंग ऑलराउंडर, ग्रेट अटैकिंग बॉलर, सुपर फील्डर और 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम के कैप्टन। 83 वर्ल्ड कप, कपिल देव कैप्टन। क्रूशल मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ, भारत के 4 विकेट गिर चुके हैं 9 रन पर। आप बैटिंग करने निकले, आपने सोचा था कि ऐसे शक्ल बदल देंगे पूरे मैच की? आदमी हर बार इसी तरह सोच के जाता है कि आज मैच की शक्ल बदल दूंगा, लेकिन होता नहीं। हर इंसान, हर प्लेयर जब जाता है तो ये सोच के जाता है कि मेरे को 100 बनाना है, कभी ये नहीं सोचता कि मेरे को 0 बना के आउट होना है। तो जब बन जाता है तो उसकी चर्चा होती है, उसके ऊपर बातें होती हैं, लेकिन वो एक ऐसा माहौल था जो टीम ट्रबल में थी, मुश्किलात में थी, और हमने उस टीम को उस समय संभाला जब आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और फिर इस तरह की चीज़ें लोगों के मन में ज़्यादा रहती हैं और बार बार यादें भी आती हैं। पर ऐसा नहीं था कि कोई चाहता था कि मैं आउट हो जाऊं या ये कर दूं। एक जिम्मेवारी इनिंग थी जो सही टाइम पे खेली गई और लोग उसको पसंद करते हैं। 175 रन की पारी, बीच में कभी आपने सोचा कि स्लो डाउन करूं, अरे बहुत रन बन गए, अब थोड़ा संभल जाऊं, अब फिर आगे बढ़ूंगा धीरे, या बस कपिल स्टाइल से बस बढ़ते ही चले गए एकदम एक्सप्रेस ट्रेन? आई थिंक जो आपने पहले कहा कि ऐसा स्टाइल था, नहीं, कोई ऐसा नहीं था। या आपने पहले बोला कि आप सोच के गए थे। आई थिंक अंदर आदमी जब जाता है तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो उस बॉलर को ही सोचता है कि ये क्या कर रहा है और मैं कैसे रन बनाऊं या मैं कैसे नॉट आउट रहूं। 2 थॉट होते हैं, क्योंकि टीम ट्रबल में है कि मेरे को आउट नहीं होना, मुझे खड़ा होना है विकेट पे, या ये होता है कि लेट मी गो आफ्टर द रन्स। सो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को आउट नहीं होना, इस समय हम ट्रबल में हैं। तो 2 थॉट प्रोसेस जाते हैं कि रन बनाना है या आउट नहीं होना। तो वो था कि रन नहीं बनाने हैं, आउट नहीं होना। और जब वो एक बार जब आप विकेट पे खड़े रहेंगे, कुछ समय के बाद रन बनने शुरू हो जाते हैं, तो आदमी का थॉट प्रोसेस होता है कि अच्छा चलो अभी रिस्पेक्टेबल थोड़ा बहुत स्कोर हो गया है और अब हमें रन के लिए जाना चाहिए। आई थिंक उसी बीच में रन बनाने के लिए तो मैंने कम से कम 7-8 ओवर लिए होंगे, पर वो खड़ा होने के लिए जो मेरा स्टाइल नहीं था, जो मैं सुनील गावस्कर की तरह खेल रहा था, वो बहुत मुश्किल वाला समय था। उस समय सुनील गावस्कर याद आ रहे थे? नहीं, याद तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि बॉलर याद आता है। बट बाद में अगर देखा जाए तो वो इनिंग ऐसी थी कि आप चाह रहे थे कि मैं टिक के खड़ा रहूं जैसे सुनील गावस्कर खड़े रहते हैं। पर उनकी खेल और हमारी खेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। क्या बात है। आपको मतलब इतने लोगों ने उस इनिंग्स और उस मैच के बारे में लिखा है, पढ़ा है, बातें हुई हैं, मतलब वो एक तरह से फोकलोर में लोक कथा बन गई है भारतीय क्रिकेट की और वो पारी। बट आपको भी लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट थी 83 वर्ल्ड कप? बिल्कुल नहीं। आई थिंक वर्ल्ड कप का टर्निंग पॉइंट आई वुड से सेमीफाइनल था या पहला मैच था जब हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट फर्स्ट राउंड में जीते। आई थिंक वो दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट थे। जिम्बाब्वे का एक कॉन्फिडेंस लेवल का ऊपर था कि वो मैच जीत के आपका लेवल अलग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। ये नहीं था कि हम सोचते थे कि हम मैच इनसे हार जाएंगे, ये था कि हम कितने रन बना के इनसे जीतें। लेकिन इस मुश्किलात में आ गए थे उस समय, तो बड़ी कठिनाई से मैच जीता, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हम किसी भी परिस्थिति में जाएं, हम मैच जीत सकते हैं। और सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग मुझे तो पॉइंट। बहुत इतना डिटेल में ध्यान नहीं है, लेकिन शायद एलन लैम्ब का विकेट उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट था या नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आई थिंक कभी कभी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ना होते हुए भी आपके हक में आ जाती हैं। जैसी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए वो विकेट टोटली हमारे हक में बनी थी। टर्निंग विकेट थी, लो बाउंस था, जो हमारी टीम को हमेशा पसंद है। जैसे अभी हम लास्ट टेस्ट साउथ अफ्रीका में हार के आए, वो इंडियन टाइप की विकेट थी और आप हार जाते हो तो आपको दुख ज़्यादा होता है। और जब हम मैनचेस्टर में अगेंस्ट इंग्लैंड खेले तो वो
पिच हमें ज़्यादा सूट की। और आई थिंक मोहिंदर अमरनाथ और कीर्ति आज़ाद का वो बहुत अहम मैच था। ये भी कहूँगा कि यशपाल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उन दोनों ने बॉलिंग इतनी बेहतरीन की कि ऑलमोस्ट 24 ओवर में कोई 35-40 रन दे के 4 विकेटें निकालनी, तो वो टर्निंग पॉइंट था, पर बड़ा इम्पोर्टेंट था। फिर आया फाइनल। कौन सोच सकता था कपिल डेविल्स एज यू वर देन कॉल्ड? हमारी टीम सोच सकती थी। आपकी टीम सोचती थी। तो क्या क्या प्लानिंग करी बिफोर द मैच? मतलब किस तरह का सोच चल रहा था? आई थिंक उस टाइम हमारी टीम में हाइप इतनी ज़्यादा थी और इतना कॉन्फिडेंस था उस समय, तो अगर हम किसी के साथ भी खेलते तो हार नहीं सकते थे। वो एक समय आता है बीच में जब जो भी चीज़ आप करो सब आपके पैंतरे ठीक गिरते हैं, ऐसा एक कहावत है। तो आई थिंक जो भी हम कर रहे थे सब हमारे हक में जा रहा था। और आई थिंक बैटिंग तो इतनी अच्छी नहीं करी थी। आई थिंक उस विकेट पे 183 वाज नॉट ए स्मॉल टोटल। सो अगर आप कई बार देखो थोड़ी डिफ़िकल्ट विकेट पे 100 रन नहीं बनते टीम के पास, दूसरी 80 पे आउट हो जाती है, तो बहुत डिपेंड करता है पिच के ऊपर। तो वो पिच यकीनन वेस्ट इंडीज़ के हक में ज़्यादा थी, लेकिन हमारे सीम बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। रॉजर बिन्नई, मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ, बलविंदर सिंह संधू, सब ने मिलके इतनी अच्छी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। तो आई थिंक जीत मतलब जब इंडिया 183 पे आउट होके गई तो आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए क्या सोच रहे थे आप? कि अच्छा 183 बनाया हमने, आई और थिंक ये बैटिंग लाइनअप है सामने, गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेन्स, विविन रिचर्ड्स, क्लाइव ऐसा लॉयड कोई थे। सोचता नहीं है। देखो जब आप ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हो तो आप दूसरे को अपने से आगे नहीं बिठा सकते। ठीक है, बाहर आप बात कर सकते हो, पर उस समय हमसे बेहतर कौन है, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम सबसे अच्छे हैं और हमें इसीलिए हम इस स्तर पे आए हैं। तो आई थिंक जितनी बड़ी मर्जी वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, पर हमारे में वो जोश था उस समय। और अगेन आई थिंक मिलजुल के एक टीम ने परफॉर्म किया, और अगेन एंड अगेन हम यही कह रहे थे। मुझे याद है, कुछ सारी चीज़ें तो नहीं याद रहती इतने सालों के बाद, बट जाने से पहले मैंने बोला था कि देखिए हमने 183 रन बना चुके हैं। We already made 183. They have to make 183. The difference is already हमारे पॉकेट में है और उनको बनाने हैं, और कितनी हम उनके लिए मुश्किलात कर सकते हैं। बस इतनी सी बात हुई थी। और बोला था कि और फिर मुझे याद है मैंने बोला था चलो जवानों लड़ो, और सुनील गावस्कर ने बड़े अच्छे तरीके से बोला अभी जवान नहीं है, ऑफिसर हैं, कभी ऑफिसर भी बोलो लड़ो। तो आई थिंक इस तरह के जोक भी चलते थे। 83 वर्ल्ड कप, उस रात फिर क्या किया? उस शाम में हम क्योंकि जो दर्शकों ने और फैंस ने देखा वो तो सिर्फ बालकनी में शैंपेन, उसके बाद कहाँ खुली, कैसे सेलिब्रेशन हुआ? बस मानो कि हर मोड़ पर कोई ना कोई शैंपेन लेके खड़ा था। हर इंसान के चेहरे पे वो खुशी थी जो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने खुद वर्ल्ड कप जीता हो। मैं बताऊं आपको, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं, क्योंकि हम तो आज़ादी के बाद पैदा हुए थे, मुझे तो वर्ल्ड कप जीतने वाला दिन ऐसे ध्यान है कि जैसे कि शायद लोगों ने 1947 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया होगा, तो हमारी जनरेशन ने तो उस इवेंट को उसी तरह सेलिब्रेट किया था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी इवेंट थी वो। जी मालूम नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप में इतना बिज़ी थे। हम खूब ऐश भी कर रहे थे, शैंपेन चल रही थी, ड्रिंक्स चल रही थी, खाना पीना मिला नहीं, क्योंकि इतने खुशी में इतना समय काट दिया। तो जब रात ज़्यादा हो गई तो हमें खाना भी नहीं मिला, तो बहुत मुश्किल से ब्रेड और टोस्ट खा के सोना पड़ा। अरे कौन मानेगा कि कपिल देव वर्ल्ड कप जीतने के बाद भूखे सोए? नहीं, वो ये ऐसा नहीं है कि भूखे सोए। उस समय सब हम गलियों में थे, कूद रहे थे रेस्टोरेंट में। इंग्लैंड में रेस्टोरेंट 11 बजे बंद हो जाते हैं, और हम 1 बजे खाना ढूंढ रहे थे, 2 बजे खाना ढूंढ रहे थे, खाना मिला ही नहीं। पर जो भी मिला बहुत अच्छा लगा, खाना खाया और ऐश की। क्या बात है। और फिर जब वापस आए, क्या ज़बरदस्त इस्तकबाल, जैसे कोई रेड कार्पेट जिसको बोलते हैं, वो ट्रूली रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। जी बहुत अच्छा जनता था। की तरफ से, सरकार की तरफ से, सब तरफ से। जी बहुत अच्छा था और बहुत बेहतरीन था। हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा था। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हमें इतना प्यार या मोहब्बत मिलेगी। बहुत बेहतरीन समा था, यही कह सकता हूँ।
तो उसके बाद कभी आपके उस समय मन में आया कि बस अब ये पीक किसी तरह से बनी रहे, इससे नीचे नहीं आए, क्योंकि उसके बाद फिर परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लिप होनी शुरू हुई, और क्या सोचते थे आप कि ये क्या हो रहा है, ये क्रिकेट सच में क्यों इतना गेम ऑफ अनसर्टनिटीज है? अभी तो हम वर्ल्ड बीटर्स थे, आज कल तो आई थिंक अगर देखा जाए तो हम बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एज ए टीम हमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जिस तरह का हमारा कल्चर, जिस तरह के हमारे रहन सहन या पढ़ाई या जब जैसे भी आप मानो, हमारा कभी एज ए टीम वर्क बहुत कम सपोर्ट को आगे जाने का मौका मिलता है, क्योंकि सोच इस तरह की है। लेकिन यस, उतार चढ़ाव बहुत आए। समय जब वापस आए तो मैचेस हारे तो बहुत गालियां भी मिली। तो ये तो एक दस्तूर है ज़िंदगी का। जब आप आगे जाओगे और जीतोगे तो सब लोग आपको हाथों पे उठाएंगे, और जब नहीं जीतोगे तो वही हाथ दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो इसमें आई थिंक हमें किसी चीज़ से दुख नहीं है। अच्छा खेलेंगे तो इज़्ज़त मिलती है, अच्छा नहीं खेलोगे तो गालियाँ मिलती हैं। कई बार जो लोग कहते हैं कि शायद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को और क्रिकेट लवर्स को इतना फैनेटिकल नहीं होना चाहिए, इतना अति रिएक्ट नहीं करना चाहिए दोनों तरफ, आपको भी लगता है सही है, या दे आर अलाउड दिस एक्सेस? I think we are emotional people and we will behave like that and we always behave like that. अगर आप कल्चर चेंज हो जाता है तो मानो हो सकता है अलग बातें, लेकिन ये हमारा कल्चर है, और कल्चर को चेंज करते हुए बहुत समय लगता है। मैं ये मानता हूँ कि इतना सर पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए और इतनी जल्दी ज़मीन पे भी नहीं गिरना चाहिए। हमें रैशनल देखना चाहिए कि क्या प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं कि नहीं। उसके बावजूद अगर जीतते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए, नहीं जीतते तो दुख होना चाहिए। पर ये नहीं कि कभी कभी उनके पोस्टर जला रहे हैं या कुछ इस तरह के काम देखने को मिलते हैं, वो बुरा लगता है। और जब कभी कभी हमारी तारीफ़ उससे ज़्यादा होती है जितनी नहीं होनी चाहिए, तो भी बुरा लगता है। मन में अच्छा लगता है, लेकिन ये कहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जैसे कभी कभी आप अल्फाज कभी कभी बीच में यूज़ कर देते हैं बोलते हुए कि ऐसा मानते थे, ऐसा मानते थे। ठीक है, हम खेलने गए थे, अच्छा खेले, जीते, वापस आए तो अच्छा लगा, और अच्छी चीज़ें लोग याद रखते हैं। बट उसका मतलब यही नहीं कि दैट इज़ द ओनली अल्टीमेट वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अच्छा, आपके दौर पे जैसे आपने 4000 रन, 400 विकेट, दिस काइंड ऑफ डबल एक्सेप्शनल केस थे। लेकिन 3 और ऑलराउंडर्स थे, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, इयान बोथम, और हमेशा आपका कंपैरिजन होता था इन तीनों लोगों के साथ। कोई कहता था नहीं आप सबसे अच्छे। आपकी नज़र में अगर आप स्वयं को हटाएं तो उन तीनों में आपको सबसे बेहतरीन कौन लगता था? आई थिंक देखा जाए तो द बॉलिंग में आई वुड से रिचर्ड हैडली वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट। बैटिंग में हम चारों आपने में रिकॉर्ड तोड़ा था उनका। वो ठीक है, वो अलग बात है। बट अगर देखा जाए तो उनसे अच्छा कोई बॉलर नहीं। इमरान खान बहुत अच्छे बॉलर थे, और मैं ये कहूँगा कि बोथम सबसे अच्छे बैट्समैन थे। उनका रिकॉर्ड कहते हैं। बाकी लेकिन आपका फेवरेट ऑलराउंडर इन तीनों में कौन होगा? आई थिंक आई एडमायर टोटली 100% I admire Richard Hadley as a bowler, and I admire Imran Khan with his leadership, the way he handled the team. पाकिस्तान की टीम को हैंडल करना आसान नहीं है, और उन्होंने बड़ी बेहतरीनी और बहुत खूबसूरती से पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे और काम भी अच्छा किया। तो मे बी Botham was best all-rounder. He had the batting and bowling. क्या बात है। बट 83 टीम में एक ब्यूटी ये भी थी, या खासियत ये भी थी कि इट वाज अ टीम ऑफ ग्रेट ऑलराउंडर्स, और नॉट इवन ग्रेट, नट्स एंड बोल्ट्स ऑलराउंडर्स, कि अपना अपना काम करने वाले। अभी हमारे पास कहाँ है वो? आपको हमारी टीम में कभी गलतियां मिलेंगी नहीं, क्योंकि हम जीत चुके हैं। जीती हुई टीम से आप ज़्यादा गलतियां नहीं पाते, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हम तुलना करें ये टीम, ये हमसे कहीं बेहतर हैं, कहीं अच्छे हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट हैं, अच्छे खेलने वाले हैं, मच मोर फिटर, बट दे हैव टू प्ले लाइक ए टीम। आई थिंक वी प्लेड लाइक ए टीम बेटर देन दीज बॉयज़। बट
ये हमसे किसी तरह से कम नहीं है। एंड ऑल्सो समबडी लाइक यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। उदाहरण से नेतृत्व देने वाले खिलाड़ी की भी जरूरत है, जो जाए और 175 की ऐसी इनिंग्स खेले ऐसे टाइम की सब माहौल बदले या मूड बदले या अपने आप में आत्मविश्वास पैदा हो एज अ टीम। I think we expect that कि they should play like a team and play a very important inning. And whenever somebody play important inning, that's what you remember rest of your life. एक बात और, इस पूरे दौर में जो आपने इतना ज़बरदस्त करियर रहा, उस इतनी अडलेशन मिली, उसमें जब मैच फिक्सिंग वाली बात आई और उस पे लेके जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हुआ, उन दिनों आपको मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहीं जाके डूब जाऊं या सबसे छुप जाऊं या सबको गोली मार दूं? मतलब गुस्सा, आक्रोश, दुख, क्या सबसे ज़्यादा था? ये सब चीज़ें थी जो आपने कही, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं था जो नहीं आया। ये भी आया कि डूब मरो, इस तरह लोग सोचते हैं। ये भी आया कि उठा के अपने आप को गोली मार दो। ये भी आया उठा के लोगों को गोली मार दो। हर चीज़, हर ख्याल मन में आया जो आना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं था कि झूठ बोलना है या नहीं बोलना। ये आपको दुख होता है कि जब आप के ऊपर आरोप लगाया जाए, जब आप सच्चे हैं और इतने साल मेहनत करके आते हैं तो दुख होता है, लेकिन ये ज़िंदगी का दस्तूर है। और अगर हम इस तरह के सब्जेक्ट को सारी उम्र उसी के टॉपिक के ऊपर बात करते रहें तो अपनी ग्रोथ कम हो जाती है। अच्छे दिन बुरे दिन आते हैं और ये है कि जो हम पहले बात कर रहे थे, लोगों को इतना सूझबूझ से देखना चाहिए। ये नहीं किसी ने कुछ बोला तो आप उसके पीछे लग गए और सब मानने के लिए तैयार हो गए। आई थिंक हमें कब अपने आप की बुद्धि यूज़ करनी चाहिए, ये लाई लग नहीं होना चाहिए जो पंजाबी में बोलते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आती रहती हैं और आती रहेंगी, गलत पॉइंट, गलत थिंग्स, बट एंड ऑफ द डे वी हैव टू यूज़ आवर कॉमन माइंड कि क्या हम सही है या गलत है या कैसे है। 83 वर्ल्ड कप की जीत, लॉर्ड्स की बालकनी पे खड़े होके जो कुछ भी आप सोच रहे थे, उसके सिवा एक और सबसे यादगार लम्हा आपके क्रिकेट जीवन का? आई थिंक अगेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत मुश्किल है कि अगर आप 15 साल की ज़िंदगी में, क्रिकेट की ज़िंदगी में या पूरी ज़िंदगी में अगर आप बोलो कि कौन से ऐसे लम्हे हैं, बहुत से ऐसे लम्हे हैं। अगर आप बोलो कि हाँ ज़िंदगी के 8-10 दिन ऐसे क्रिकेट के निकालो तो यकीनन थोड़े आसान है। अगर एक बोलो तो मुश्किल है। आप ये भी कह सकते हो कि विनिंग द वर्ल्ड कप, माई ओन रिकॉर्ड, टेस्ट टाई 100, so many Test things. tie 100, amazing match. हाँ, and test and tie match also. I think ये बहुत सी चीज़ें, ऐसी खूबसूरत चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में जो हमेशा जहन में रहेंगी और आंखों के सामने आती रहती हैं। बहुत मुश्किल है कि अगर आप बोलें कि कोई ऐसी चीज़ बताएं। अच्छा, मैच फिक्सिंग के मामले को छोड़ें तो उसके सिवा कोई ऐसा लम्हा जिसको आप बिल्कुल एक रबर से या डस्टर से ब्लैक बोर्ड पे जैसे मिटा देते हैं, वैसे इरेज करना चाहेंगे, अगर यार ये नहीं होता, मैं उस दिन ये नहीं करता या मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो वो क्या होगा सर? जब भी टेस्ट मैच हारे या वनडे हारे, अगर ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता, इस तरह का गुफ्तगू दिमाग में चलता रहता। अभी भी जैसे आपने पहले इंटरव्यू में कहा कि सेमीफाइनल में अगर वो शॉट ठीक लगी होती और ग्राउंड के बाहर जाती, शायद हम फाइनल खेल रहे होते। सो इस तरह की 1987 में इंग्लैंड के इस खिलाफ तरह की चीज़ें आती रहती हैं मन में, लेकिन आप उसके ऊपर एक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर दुख मनाने का क्या फ़ायदा। कपिल देव आज टेस्ट क्रिकेट छोड़े हुए 10-12 साल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़े हुए, कैसे आपकी सुबह होती है? उठ के क्या करते हैं सबसे पहले? जैसे बाकी लोगों की होती है, कुछ योगा ऐसा करते नहीं, हैं, कुछ कि नहीं, दौड़ने ऐसा चले नहीं, जाते हैं नहीं कि कुछ ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत वॉक कर लेता हूँ, चाय पीता हूँ, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर अगर मिल जाए या कुछ और पढ़ने को मिल जाए थोड़ा बहुत वो कर लेता हूँ। तैयार होता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऑफिस से निकल के क्लब थोड़े देर चला जाऊँ, 2-3 घंटे गोल्फ कर लूँ या कुछ प्रैक्टिस कर लूँ या उस तरह का माहौल बना के रखूं। लेकिन कमिटमेंट ज़िंदगी में बहुत हो जाती हैं, चैरिटी वर्क बहुत हाथ में है, अपनी बिज़नेस कमिटमेंट बहुत है, तो प्लान करना बहुत मुश्किल होता है। आदमी थोड़ा लालच भी होता है कि ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जाए। एक इच्छा होती है काम करने की कि मेरे को फ्री नहीं बैठना, मेरे को कुछ ना कुछ ज़िंदगी में काम करते रहना है। तो इसी गुफ्तगू में सब कुछ समय निकल जाता है। और रात सोने से पहले आप क्या जैसे सोच के लोग सोते हैं? आप जैसे लोग बुला लेते हैं कि स्टूडियो में आओ या कुछ कभी हमें इंटरव्यू दे दो, कुछ ऐसा नहीं है।
कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली में समय काटें, क्योंकि बहुत से साल फैमिली बिटिया के कितनी साथ। बड़ी हो गई आपकी? 10 साल की हो गई। उसने आपका क्रिकेटिंग फेज नहीं देखा इतने। अब मैचेस रिप्ले कभी आप वीडियो वगैरह दिखाते हैं अपनी इनिंग्स के? नहीं, मेरे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। जब कभी मैच टीवी पे आते हैं तो यकीनन कभी कभी तो देखने की कोशिश करती है, कभी कभी हटा देती है, मेरे को नहीं देखना आपको खेलते हुए। क्यों? ऐसे उसकी है इच्छा, मैं उसके इच्छा को तो नहीं कह उसका सकता। फेवरेट क्रिकेटर कौन? क्या नाम है आपकी बेटी का? आमिया। आमिया का फेवरेट क्रिकेटर कौन है पापा के अलावा? उसका कोई ऐसे नहीं है, समय के समय वो क्रिकेट देखती नहीं है इतनी। तो शुरू में उसको था थोड़ा बहुत, जब हम छोटी थी, कि वो सोचते थे कि मैं टीम के साथ होता था तो उनको लगता था, लेकिन उनका कोई ऐसा फेवरेट क्रिकेटर नहीं है। टाइम टू टाइम कभी कभी क्वेश्चन क्रिकेट के ऊपर पूछ लेती है, वरना क्रिकेट के ऊपर मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती। तो वो बिजनेस वूमन बनेगी, जैसे अब कपिल देव अपनी सेकंड इनिंग्स में बिजनेसमैन क्या बनेंगी ये नहीं मैं जानता। हम तो ये चाहते हैं कि उसको अच्छे एथिक्स दें, अच्छी लाइफ दें। बाकी वो क्या बनना चाहती है वो हमको देखना है, ना कि हमें उसको क्या बनाना है। उसकी ड्रीम्स हैं, और अगर वो ड्रीम्स अपनी पूरा करना चाहती हैं और हम उसकी ड्रीम में हेल्प कर सकते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। आई डोंट वांट व्हाट आई वांट हर टू बिकम, बिकॉज मेरी इच्छा तो बहुत कुछ है, बट आई थिंक वो अपनी ड्रीम्स लेके आई है, अपनी ज़िंदगी लेके आई है, और उसको अपनी ज़िंदगी काटने का और ज़िंदगी बनाने का पूरा हक है। बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन आपकी ड्रीम क्या होगी अपनी बिटिया के लिए? वैसे तो ऐसी, क्योंकि आपने एक लाइन एक बोली। अच्छी नागरिक हो और एक अच्छी इंसान हो, और यही सबसे ज़्यादा होगी। बाकी वो क्या बनती है या नहीं बनती वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, बट अच्छे एथिक्स, अच्छे इंसान और अच्छी नागरिक होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, विच जो हमारे हाथ में है, और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। फेयर पॉइंट सर। आपकी जो पत्नी है उनसे आपकी अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज? करना तो अरेंज चाहता था, बट लव हो गया। इसका क्या मतलब? चाहता तो था, ये जो ख्यालात घर से मिले हैं कि वो बीवी चुनेंगे, वो अपने आप लाएंगे, पर एकाएक मिले, देखे और घर वालों को बताया कि ये लड़की अच्छी है, देख लीजिए अगर आपको पसंद। रोमी नाम है ना उनका? जी। और इतनी लड़कियां भी तो लट्टू थी कपिल देव पे, उन सब का क्या होता था? नहीं, मेरा आपने ऐसा- कभी ऐसी इमेज बनाई हुई रखी है अपनी कि जैसे आप उस पर ध्यान नहीं देते ज्यादा? ये सही थी कि नहीं, बस चोरी छुपे देखते थे और नहीं, बाकियों को मैं नहीं मालूम पड़ा? चोरी छुपे नहीं, मैं सबको सीटियाँ मारता था, पर मेरे को कोई नहीं देखता था। ना ही तो मेरी कुछ ऐसी चेहरा था भगवान ने दिया कि लड़कियां मेरे पे फिदा हों, बिल्कुल नहीं था। और ना ही कोई उस तरफ था। ये नहीं है कि मैं लड़कियों को नहीं देखता था या छेड़ना पसंद नहीं करता था, बहुत दिल करता था, पर होता ही नहीं था, कोई पटती नहीं थी तो क्या करता। अरे छोड़िए कपिल साहब, पूरी जनरेशन फिदा थी आप पे। नहीं, आई थिंक मेरे पे बच्चे और बूढ़े लोग ज़्यादा फिदा थे। कभी मेरी उम्र के लोग शायद और खूबसूरत प्लेयर जो थे हमारे, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान था, तो मेरी तरफ उनका ध्यान नहीं आता था। मुझे उससे कोई उसका कोई रिग्रेट नहीं है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान अपनी अपनी लेके आता है एक छवि। बस कपिल साहब, यही जो आपकी मॉडेस्टी है वही तो आपको सबका, खासकर मेरा भी, ऑल टाइम फेवरेट बनाती है। इसीलिए तो आप सुपरस्टार थे और आज गेम छोड़े हुए 10-12 साल के बाद भी इतने दिलों पे राज करते हैं। सो कपिल देव, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतना वक्त निकाला और 1983 की जर्नी और अपनी क्रिकेटिंग लाइफ की जर्नी हमारे साथ एक तरह से दोबारा जिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, एंड सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार, और इसी तरह मिलते रहेंगे कभी ना कभी।